सामान उतारते समय सीधा था आप इंपोर्ट करोगे, आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। अकॉर्डिंग टू द रूल, इंग्लिश रूल, कस्टम ड्यूटी या तो वेयर हाउस वाले पे कर दे या ओनर पे कर दे, कोई भी पे कर सकता है। अब इसमें जैसे ही सामान आया, ए ने कस्टम ड्यूटी पे कर दी, ठीक है, गवर्नमेंट की जो भी ड्यूटी थी वो पे कर दी। देन ए फाइल्ड द सूट अगेंस्ट बी कि भाई आपने हमने पे कर दिया है, एक तो अब हमारा खर्चा जो भी खर्चा होता है वो दिया जाए और दिया जाए। लेकिन बी ने देने से मना कर दिया, ठीक है ना, बी ने कोई कस्टम ड्यूटी नहीं दी, तभी तो सूट फाइल किया गया। और रीजन था नहीं देने का क्योंकि बी का जो सारा सामान था वो खो गया था, ठीक है, जो सामान आया था उसे वो बाद में चोरी हो जाता है, तो उसने कहा हो गया, सामान ही चोरी हो जाता। ये जो वार्फ है, क्या नाम है, ब्रुक्स वार्फ है, दे फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट द ओनर ऑफ द गुड्स फॉर द रिकवरी ऑफ द कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी के लिए सूट फाइल गया, आप नीड नॉट टू पे द अमाउंट, ये क्यों पे करेगी, मेरा सामान आया था मैं पे करूंगा, ठीक है। अगर इसने पे कर दिया तो कोर्ट ने कहा, मैटर कोर्ट में गया कि तो कोई डाउट ही नहीं है कि सिकंदर लोदी है। अब अगर किसी ने उसमें सिकंदर लोदी नहीं दिया और नॉन ऑफ द अबव नहीं दिया तो वो क्वेश्चन उसी महान आत्मा को समर्पित है कि नहीं। फिर भी अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट कोई पूछना ही चाह रहा है आपसे जबरदस्ती, मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो फिर आप मुगल के कॉन्टेक्स्ट में जा सकती हो। और आगरा शहर या आगरा में जो फोर्ट वगैरह बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हुई वो अकबर ने कराया। फतेहपुर सिकरी की स्थापना अब नहीं है, तो मैं वही तो कह रहा हूं, मैं इसके लिए जिम्मेदार ही नहीं हूं। फिलहाल आप क्वेश्चन जब भी पूछें लेके आए, ऐसे नहीं हवाबाजी नहीं। फिलहाल हम देख रहे हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इससे क्वेश्चन है, हाँ पूछो। सर किसी भी कंट्री के लिए एक आइडियल सिचुएशन क्या होता है, स्टेट का, नेशन का, नेशन स्टेट का, या फिर बस सिर्फ नेशन और नेशन का? किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हो? हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल कंटेक्स्ट। हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में जब नेशनलाइजेशन पढ़ोगे आप तो इसका मतलब नेशन स्टेट ही होता है, नेशन स्टेट। क्योंकि सबसे जो एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर माना जाता है पॉलिटिकल साइंस में भी, तो उसको ही नेशन स्टेट का दर्जा देते हैं। यहां आज आपके उस क्वेश्चन के आंसर भी मैंने यहां लिख के रखा हुआ है जो आप पूछ रहे थे, मुझे पता था कि आप यही पूछने वाले हैं आज। एक्सप्लेनेशन है, नेशनलिज्म एंड इनलाइटेनमेंट का आइडिया आया और फिर उससे क्या हुआ, ये पढ़ा चुका हूं पिछले 3 क्लास में, सारा लेक्चर हो चुका है, सिर्फ मैंने कंपाइल कर दिया कि एक बार इसको भी पढ़ लीजिए। ये वही टर्म्स है जो आप ढूंढ रहे हैं कि उसको हम क्या माने, नेशन को क्या माने। सो फिर से वहीं से आप चलोगे, रेनेसा, इनलाइटेनमेंट, देन राइज ऑफ नेशनलिज्म, and rise of nationalism converted into unification of Italy and Germany. Some other result, back forward, French Revolution, Industrial Revolution. ये सभी क्या है, सपोर्टिव एलिमेंट है किसके, यूनिफिकेशन के। कैसे? फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर नहीं हुआ होता तो शायद राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं आती। मीन्स क्या होता, अब्सेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, सच एज यूटोपिया। यूटोपिया याद है सबको? यूटोपिया मीन्स एक आदर्श राज्य की कल्पना करना, इमेजिनेशन ऑफ अ आइडल स्टेट, उसी को तो यूटोपिया कहा। यही तो कॉन्सेप्ट है राइज ऑफ नेशनलिज्म के पीछे। इसी को इसमें डिफाइन किया है कि जब आप कॉमनली सोचते हो सबके लिए एक यूनिट के रूप में, मीन्स हमारे कल्चर,
हमारे लैंग्वेज, हमारे एथिक्स, मोरल वैल्यूज जब कॉमनली सबको ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, यही तो यूनिटी है, और यूनिटी ही तो राष्ट्रवाद है। अगर मैं आपके फीलिंग्स को समझूं, आप मेरे फीलिंग्स को समझे, तभी हमारे अंदर क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है। एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के साथ कब कोऑर्डिनेट करेगा, जब दोनों एक दूसरे के विचारों को, आइडिया को एक्सेप्ट कर लेगा, उनके क्या कहोगे आप, उनके सिचुएशन को एक्सेप्ट करेगा। चाहे कोई इकोनॉमिकली पिछड़ा हुआ है या कोई बहुत एडवांस है, उस दोनों में कोऑर्डिनेशन करना होगा। यही तो आपने पिछले क्लास में जर्मनी में पढ़ा था। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में क्या हुआ, कुछ एरिया इकोनॉमिकली बहुत एडवांस है, कुछ एरिया ऐसा है कोस्टल एरिया जहां पे सारे वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल किया जाता है नॉर्दर्न रीजन में। जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में मैं बता रहा हूं। आज हम ये जो यहां पे जो डेफिनेशन देखा है, ये नेशन स्टेट का ही डेफिनेशन है। यूनिफिकेशन का बेस ही यही है, और इसी सेंस में आप देखोगे कि कैसे जर्मनी और इटली में यूनिफिकेशन हुआ, जो राष्ट्रवाद का परम क्या बोलेंगे कॉन्सेप्ट है, मींस एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट। राष्ट्रवाद तब बना जब यूनिफिकेशंस हुए। ये पूरे वर्ल्ड यूरोप का मैप है। इसमें आप अगर थोड़े से ध्यान से देखें तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था, जर्मनी जिसका यूनिफिकेशन हुए थे, वो एटलीस्ट ये वाला एरिया है। आज ध्यान से देख लो, ये कोस्टल रीजन, ये यहां डेनमार्क के साथ इनका लैंडलॉक रीजन है नॉर्थ में, अदरवाइज बाकी जो देख रहे हैं आप, ये जर्मनी का बॉर्डर है। अब आप देखिए इनके वेस्ट में कौन है, फ्रांस, यहां ईस्ट में ऑस्ट्रिया, यहां नॉर्थ में डेनमार्क और बाकी कंट्री, इस तरफ रशिया। ये यूनिफिकेशन आपने इसी कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि इनका बॉर्डर किनके किनके साथ शेयर होता है, और कैसे जर्मनी पहले अपने आप को डेनमार्क को डिफीट करने के लिए ऑस्ट्रिया से सपोर्ट लिया, जबकि फ्रांस और रशिया को फ्रेंड बनाया। हालांकि इसको केवल न्यूट्रलाइज किया है, न्यूट्रलाइज समझते हैं ना, ताकि ये कोई एक्टिविटी ना करे। तभी आपने देखा कि यहां से एक एम्बेसडर भेजे गए थे फ्रांस, ताकि वो हमारा रिलेशन क्या हो जाए, एक स्टेबल हो जाए। और तब डेनमार्क को डिफीट करके अपना एरिया नॉर्थ कंप्लीट करने के बाद फिर ऑस्ट्रिया के साथ बैटल किया। फिर अंत में इधर भी देखते हैं, फ्रांस की ओर भी देखते हैं, और इसी संदर्भ में आपने पिछला पूरा क्लास कंप्लीट किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इटली का यूनिफिकेशन। क्या? इटली का। अब इटली का मैप देखिए, ध्यान से, मन करे तो ड्रॉ भी कर सकते हो। यह है मेनलैंड, मुख्य भाग। अब देखो ध्यान से, ये दो है इनके आइलैंड्स। इसका नाम है सिसिली और इसका नाम क्या है? सार्डिनिया। और ये वाला, ध्यान से, कोई इधर उधर मत ध्यान दो, ये दोनों पीडमोंट एंड सार्डिनिया एक ही राजा के अंदर में है। समझिएगा, बाद में मैं इस राजा का नाम भी बताऊंगा। फिलहाल ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया, यहां देखो मैंने स्टार बनाया, एक ही के अंदर में है। सेम सेम कलर भी है, बट ये आइलैंड है, इसको सिसिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिसिली। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, ये वोल्केनो के लिए काफी फेमस है। खैर, अब ध्यान से देखिए, ये जो एलोइस्ट रीजन दिख रहे हैं आपको, ये ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ है। ये किनका कंट्रोल है? ऑस्ट्रिया का। किस एरिया पे? वेनिस, एंड वेनिस के अलावा एक और एरिया है इस वाले रीजन में,
कौन सा? बोलो ना। कौन सा एरिया होगा जिसके ऊपर ऑस्ट्रिया ने कब्जा किया हुआ है? मेरे ख्याल से वेनिस, और जिसको बाद में लूज करता है वो आ जाएगा ध्यान, अभी फिलहाल रुक जाओ। और देखो, ध्यान से देखो, स्पेन का कब्जा भी इन एरिया में इनडायरेक्ट है। फ्रांस के पास ये है, ये किसका है? फ्रांस का। अब यहां ध्यान से देखिए, ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है यही रोम है, होली रोम, जो क्लासिकल एरा में भी पूरे यूरोप को लीड कर रहा था। रोम, द होली रोम, जहां पे पोप रहता है, पोप पायस 9, उसका रोल होगा यूनिफिकेशन में। पोप पायस 9 9वें नंबर पे आते हैं, पोप के लिस्ट में 9वें नंबर पे। जो कैथोलिक चर्च होता है उसका एक बॉस होता है जिसको आप पोप कहते हैं, चीफ पोप, उनका नाम है पोप पायस 9। खैर, सो इटली का जो रिलेशन है वर्ल्ड में, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि इनके ऊपर फ्रांस का भी कंट्रोल है, स्पेन का भी इनडायरेक्ट अप्रोच कंट्रोल है, ऑस्ट्रिया तो बहुत सारे एरिया को जीत के रखा हुआ है, और ये जो ईस्टर्न कोस्ट है ये मेडिटेरियन सी का गेटवे माना जाता है, भूमध्य सागर का, और यहीं से वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल किए जाते हैं। जितने भी ट्रेड आप एशिया से देखोगे वो सारे लोग यहीं तो आते हैं, और यहीं पे तो शहर है वेनिस, जो क्लासिकल एरा से ही व्यापार का क्या है, जंक्शन। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां सारे ट्रेडर्स रहते हैं, वहीं से व्यापार होता है। तो ये ज्योग्राफी है किसका? इटली का। अब इसको हम लोग स्पेसिफिक मैप में देखेंगे, केवल इटली, ये तो पूरे यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में देखा। ये देखिए, नहीं, नेपल्स नहीं है, उसका नाम यहां देखिए लोम्बार्डी है। लोम्बार्डी, भूल गया था, लोम्बार्डी जो ऑस्ट्रिया के कब्जे में है। ठीक है, ये वेनिस से देखिए, अब इसमें सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। लोम्बार्डी ये वेनेशिया के अंतर्गत आता है। ये पूरा किसके अंडर में है? ऑस्ट्रिया के पास है। ये पूरा ये किसके ऊपर किसका कंट्रोल है? ऑस्ट्रिया का। ये देखो, पीडमोंट एंड सर्डिनिया, यही दोनों इटली के यूनिफिकेशन में लीडरशिप या लीडिंग रोल में होंगे। यहीं के सम्राट और उनके ही फाइनेंस मिनिस्टर, लेटर प्राइम मिनिस्टर। कौन? नाम बताओ। मैजिनी। ये मेजर रोल प्ले करने वाला है। सो मैप बिल्कुल समझ में आपको आ जाना चाहिए। ये देखो, मैंने बताया था पहले, ये किसका हिस्सा है? सिसिली, और ये टू सिसिली बोलते हैं इसको, मेन एंड आइलैंड वाला, ये दोनों मिला के एक है। तो अब आप इस मैप में ये देख पा रहे होंगे कि इटली का प्रॉपर सिचुएशन कैसा है। अब यहां पर देखिए, पिछले क्लास में भी वियना कांग्रेस के बारे में हमने चर्चा किया था कि ऑस्ट्रिया की जो राजधानी है वियना है, वहां पर एक मीटिंग हुए थे, उसमें यूरोप के ज्योग्राफिकल स्टेटस को लेकर कुछ डिसीजन मेकिंग हुए थे। उस वियना कांग्रेस के बाद इटली के कई सारे फ्रेगमेंट हो गए, यानी कई सारे टुकड़े हो गए, जिसमें ऑस्ट्रिया के राइट्स को ऊपर वाले वही किसमें मान लिया गया? वेनेशिया एंड लोम्बार्डी में, है ना। उसमें ही स्पेन के राइट्स को मान लिया गया, फ्रांस के राइट्स को मान लिया गया इसके ऊपर, और कुल मिलाकर स्विट्जरलैंड के भी कुछ इंपैक्ट इटली के नॉर्दर्न पार्ट पे है। इसी सेंस में आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए कि आप देखोगे तो इटली के कितने ही सारे टुकड़े हैं। अच्छा, मैंने पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताया था
कितने स्टेट है इटली में टोटल? वो तो जर्मनी में था, 200 से 39 बना था, यहां 7 है, 7 कहीं लिखा हुआ होगा, देखो इसमें डिफाइन किया है कि कौन किसके किसके पास है। सिसिली का जिक्र है, यहां पे आप नेपल्स का जिक्र देख रहे हो, ये देखो, नहीं सिसिली तो है ही, ये नेपल्स की बात हो रही, यही उनकी राजधानी है उस राज्य का। ठीक, मैप समझ में आ गया सबको? अब ये है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बिना तो मैं कुछ पढ़ाता ही नहीं। इटली का बैकग्राउंड क्या है, तो आप जितना पीछे जाओगे रोम के नाम से इटली जाना जाएगा। स्पार्टा वार के समय भी आप देखोगे इसका इंपोर्टेंस है। हालांकि उस समय उस राज्य का नाम यूनान था, ग्रीक, ग्रीस। सिकंदर के समय उसी एरिया का इंपैक्ट है इसके ऊपर, लेकिन उतना पीछे मत जाओ। फिलहाल हम बैकग्राउंड में देख रहे हैं मॉडर्न एरा में कि इनके बहुत सारे इटली के क्या है, छोटे छोटे टुकड़े हैं, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट किंगडम यहां पे सेटल हो गए। कहां पर? इटली में। साथ ही साथ दूसरे देशों का भी इनके ऊपर कंट्रोल है, जिसमें 3 का नाम तो आप बार बार देख रहे हो, ऑस्ट्रिया, फ्रांस एंड स्पेन। थोड़े से इंपैक्ट इनके ऊपर इनडायरेक्टली स्विट्जरलैंड एंड जर्मनी का भी होगा, बट जर्मनी के साथ इस समय इनका डायरेक्ट बॉर्डर शेयर नहीं हो रहा है, ऐसा आपने पिछले मैप में देखा है। ये देखो फैक्ट लिखा हुआ है, कितने? 7। और ये डेटा अप टू 19th, मिड ऑफ 19th सेंचुरी तक है। अब आप बैकग्राउंड में ये देखोगे कि इटली का जर्मनी के तुलना में देखें तो डाइवर्सिटी कम है। यहां पर ज्यादातर लोग सेम इटैलिक लैंग्वेज बोलने वाले हैं, इटालियन लैंग्वेज मतलब इतावली भाषा। इटली का भाषा को इतावली भाषा बोलते। इतिहास में भी देखा, वहां से कितने सारे स्कॉलर इंडिया आते थे। मनुकी, निकोलो मनुकी, याद है? मेडिवल एरा में भारत आया था, मुगल एरा में साउथ भी गए थे, निकोलो कोंटी। तो इस तरह के लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक अप्रोच देखोगे तो पूरे इटली का एक जैसा है। रिलीजन ऑलमोस्ट एक जैसा है। धर्म की बात हो रही है, कैथोलिक, क्योंकि रोम इसमें ही है, इसी इटली में, और जहां सेंटर होगा वहां एक ही धर्म का प्रभाव होगा। प्रोटेस्टेंट जो आया था वो जर्मनी में आया था, पिछले क्लास में भी देखा, और हमने रेनेसा के समय भी पढ़ा था। मार्टिन लूथर किंग कहां थे? जर्मनी में। सो इटली में धर्म के बेसिस पर भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, कल्चर सेम है। इकोनॉमी में थोड़े से डिफरेंस है, क्योंकि जो आइलैंड वाले एरिया है वहां पे मिनरल्स के अलावा कुछ है नहीं। ईस्टर्न कोस्ट में देख रहे हैं तो आप ज्यादातर ट्रेड हो रहा है। नॉर्थ वेस्ट इटली में ज्यादातर एग्रीकल्चर होते हैं, अंगूर वगैरह की खेती होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि वहां पर एग्रीगेरियन कल्चर है। बट फिर भी इकोनॉमिकली उतने डाइवर्जन यहां नहीं देखने को मिलेगा जितना कि जर्मनी में था। यहां पर एक चीज जो जर्मनी से ज्यादा इसको डाइवर्स करता है वो ये है कि यहां पे डिफरेंट डिफरेंट पावरफुल किंगडम्स हैं। वहां पर केवल एक देखा था आपने प्रूशिया में या प्रशा में, विलियम नाम का जो राजा था, जिसके प्रधानमंत्री या चांसलर थे बिस्मार्क। याद आया? यहां पर कई सारे किंगडम है, जैसे अभी आपने टू सिसिली देखा, रोम देखा, इसके अलावा पिडमोंट एंड सर्डिनिया देखा। कम से कम ये 3 डायनेस्टी तो पावरफुल है ही, जो तीनों मर्ज नहीं होना चाहेगा। मर्ज होने के बाद क्या होंगे? इन सबके जो मोनार्की सिस्टम है वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। फिर क्या होगा? डेमोक्रेसी आ जाएगा, और इसी डेमोक्रेसी से तो मोनार्की डरता है। इसलिए यहां पर स्टार्टिंग में आप देखोगे बहुत स्ट्रगल करना होगा यूनिफिकेशन के लिए। इटली के यूनिफिकेशन में 3 महान नेताओं का योगदान है, या 3 लीडर का योगदान है। वो कौन कौन है?
मैजिनी, यंग इटली सबसे पहले, फिर गैरीबाल्दी और एक और आएगा काउंट काबूर। तीनों का योगदान है। अभी हम लोग आने वाले हैं वहां। फिलहाल ये तो आपने इटली का बैकग्राउंड देखा कि कैसे कैसे बटे हुए हैं। देखो पोप का भी चर्चा आ गया, ये सब इसके कंट्रोल में है। साउथ में कौन है, सेंटर में कौन है, नॉर्थ में कौन है, ये सब जो मैंने बताया है वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ नहीं। ये है यूनिफिकेशन के लिए जिम्मेदार तत्व, सपोर्टिव एलिमेंट्स बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण में किसका योगदान है? तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड सम पार्ट ऑफ इटली कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन फ्रांस को जब एक कर लिया, उसके बाद वो इंपेरियल पॉलिसी के साथ रशिया, इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्पेन, उन सब पे अटैक कर रहा था और सबके कुछ कुछ एरिया जीत लिया था। कौन? नेपोलियन। नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीति के तहत यह कॉन्सेप्ट आएगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाया है कि नहीं आपको? नहीं, अगले क्लास में अगला फ्रेंच रेवोल्यूशन ही होगा। हालांकि मुझे पहले पढ़ा देना चाहिए था फ्रेंच रेवोल्यूशन, बट फिर भी कोई इशू नहीं है, सारे टॉपिक यूनिटरी या क्वेश्चन भी आएगा तो एक क्वेश्चन इसी से आएगा, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा। सो नेपोलियन ने इटली के कुछ एरिया को क्या किया? कॉन्कर्ड कर लिया, जीत लिया। अब इससे इटली के लोगों में क्या फीलिंग्स होगा कि किसी फॉरेनर्स ने हमारे ऊपर आके रूल किया, तो इनके अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जागेगी। मीन्स राइज द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, फीलिंग्स ऑफ यूनिटी, यहीं से इमर्ज होगा। और इसी को लीड करेगा इटली के कुछ पढ़े लिखे लोग, जिसमें सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है जो इटली को लीड करने वाला है, वो है एक इंस्टीट्यूशन, यहां देख लो, कार्बोनरी, इंस्टीट्यूशन ऑफ कोल वर्कर। कोयला मजदूरों की एक संस्था है और सीक्रेट संस्था है, सीक्रेट एजेंसी है। इसका चेहरा कोई नहीं देख रहा कहां पे है, कहां इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि ये सभी लोग कौन है? एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट अपना कभी हेडक्वार्टर नहीं बनाता या उस तरह से कोई फेस नहीं दिखाता। इसका रोल इटली में सबसे पहले एक रिवोल्ट करने को लेके है, और इनका रोल आप देखोगे फेज 1 में। एक चीज मैं और बता दूं, इटली के यूनिफिकेशन और जर्मनी के यूनिफिकेशन में कुछ स्टेजेस हैं। जर्मनी में आपने 4 स्टेजेस देखा था, यहां पे होंगे 5। ठीक है, यहां पे 5 स्टेजेस में इनके यूनिफिकेशन कंप्लीट होगा। तो ये सीक्रेट एजेंसी है जिसमें ज्यादातर कोयला मजदूर काम करता है, उनका ही एजेंसी है, और ये लोग कई तरह के रिवोल्ट को आगे बढ़ाएगा, अपने राइट्स के लिए कुछ रिवोल्ट करेंगे। तीसरा जो इसमें एलिमेंट है जो सपोर्ट कर रहा है वो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब क्लासिकल एरा से ही, सिल्क रूट के समय से ही वेनिस क्या है? जंक्शन ऑफ इकोनॉमी। मैं बार बार कह रहा हूं, यहां से व्यापार होते हैं, यहां पे फैक्ट्रीज है, यहां पे सारे आप देखोगे इंडस्ट्री के सारे सोर्स हैं। एंशिएंट में आपने एम्फोरा वगैरह पढ़ा होगा। एम्फोरा याद है? उनके कंटेनर होते थे जो इंडिया से भी मिले, पूरे विश्व से मिला। यानी उनके कुछ लिकर हमारे यहां बेचे जाते थे, ओलिव ऑयल बेचे जाते थे, जो जैतून का तेल कहते हो आप, तो हम लोग उसके इंपोर्टर थे। तो पैसे तो उनके पास सब दिन से है। मेडिटेरियन सी में इनसे बेस्ट पोजीशन किसी के पास नहीं है। सो इंटरनेशनल ट्रेड के ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है इटली और वेनिस के व्यापारी। तो इकोनॉमी इनके पास ठीक ठीक है, और इसलिए बहुत इजीली यूनिफिकेशन यहां पे रन कर जाएगा। लिबरल पॉलिसी ऑफ पोप पायस 9, ही वॉज वेरी काइंड पर्सन, बहुत दयालु किस्म के इंसान हैं, और ये जनता के राइट्स को क्या करना चाहते हैं? जनता में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मींस वही जो फ्रांस में हुआ था,
इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। अब तक जो पोप थे वो ऑर्थोडॉक्स थे। ये पहले पोप ऐसा माने जाते हैं जो थोड़े से डेमोक्रेटिक पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेटिक पैटर्न समझते हैं ना, यानी जनता को एक समान देखना। धर्मगुरु पहले क्या करते थे, जो ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया उस पर ज्यादा कृपा बरसाए। जैसे उनके पास रिजर्व हो कृपा, ब्लेसिंग अकाउंट हो कि लो भाई तुम्हें ज्यादा तुम्हें कम है, ऐसा आज भी है। आपके पास पैसे हैं तो बीबीआई लाइन है, डायरेक्ट एंट्री मंदिर में, भगवान से सीधे दर्शन पैसा के बल पे, नहीं तो लाइन में लगे रहो 4 घंटे 10 घंटे 8 घंटे। प्रसाद भी उनको ज्यादा मिलता है, यस बिल्कुल अच्छे वाले क्वालिटी के मिलते हैं, पैक होंगे। और आप लाइन में, जनरल लाइन में है तो लूज मिलेंगे आपको, ये लो। ये पोप पहले ऐसे पोप हैं जो सभी जनता को एक नजर से देख रहे हैं, काइंडनेस, तो इसका इंपैक्ट तो होगा ही होगा। लिबरल लोग बन जाएंगे और लिबरल लोग ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। फिर रोल ऑफ स्कॉलर, इसका रोल तो हर फेज में आप देख रहे हैं, चाहे वो रेनेसा हो, इनलाइटेनमेंट हो, हर फेज में इनका रोल है। यहां पर एक दो स्कॉलर का नाम आपको जानना चाहिए, हालांकि बहुत पावरफुल नहीं है फिर भी। एक है पास्कल या पास्कोल बोलते हैं उसको, पास्कोल सुना है? पास्कल अलग है, पास्कोल अलग है, दोनों सुना है? वेरी गुड। तो यहां पर पास्कोल की बात हो रही है। बेसिकली ये एक ऑथर है, पोएट है। इनके लेख से, इनके राइटिंग से, इनके आर्टिकल से लोग क्या होंगे? इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ये कुछ लिखेंगे, जनता को पढ़ के अच्छा फीलिंग आएगा और फिर आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इनके जैसे एक दो और स्कॉलर हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं है, वैसे बहुत ज्यादा रोल इनका है नहीं। एक है रॉसेटी, रॉसेटी, सेट्टी नहीं, रॉसेटी, इनका एक रोल है थोड़ा सा, तो इनको भी आप लिख सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। ये भी लेखक हैं। दो का नाम हो गया, काफी है, रहने दो। फिर कल्चरल यूनिटी, अभी बताया था इनके कल्चरल यूनिटी काफी स्ट्रांग है। क्यों? एक ही भाषा, एक ही धर्म, एक जैसा लाइफ स्टाइल, तो बहुत ज्यादा यहां डाइवर्सिटी नहीं है, तो ये सपोर्ट करेगा, बहुत जल्दी एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेंगे। इंडिया में क्या होता था, चलो इंडिया को रहने दो, जर्मनी में क्या हुआ, उनके लैंग्वेज डिफरेंट है, उनके लाइफ स्टाइल डिफरेंट है, वहां कुछ बड़े एडवांस लोग हैं और कुछ लोग बर्बर हैं, बारबेरियंस, तो वहां कम्युनिकेट करना, कोऑर्डिनेट करना क्या होगा? मुश्किल होगा। लेकिन जर्मनी में कोऑर्डिनेट करना बहुत आसान है। क्यों? एक ही भाषा के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं। इस सॉरी, इटली, मैंने क्या बोल दिया? जर्मनी में मुश्किल है, इटली में आसान है। इसलिए कल्चरल यूनिटी एक पॉजिटिव पॉइंट है। आगे क्या है? रोल ऑफ, यस, मैजिनी, गोइसिप मैजिनी, और इनके ही एक इंस्टीट्यूशन का नाम है यंग इटली। और आपको बता दूं, मैजिनी इटली यंग इटली नामक इंस्टीट्यूशन इटली में नहीं बनाया, फ्रांस में बनाया, यस। क्योंकि पहला वाला जो कार्बोनरी था ये भी सीक्रेट एजेंसी था, और पहले मैजिनी इसी का मेंबर है। मैजिनी पहले किसका मेंबर था? कार्बोनरी का। मैजिनी अर्लियर joined the Carbonari organization and thereafter he established his own institution known as Young Italy। और ये बना कहां? फ्रांस में। और फिर यहां से लीड करेंगे अपने इटली के जनता को, कम्युनिकेट करेंगे। अब देखो बैठते कहां हैं? जैसे दलाई लामा बैठे हैं इंडिया में, धर्मशाला में,
और आंदोलन चला रहे हैं तिब्बत में। तिब्बत का आंदोलन तिब्बत से नहीं कर रहे, वो इंडिया से कर रहे हैं। सुने ही होंगे आपने, दलाई लामा के बारे में खूब सुना होगा। वैसे ही मैजनी इटली में रह के आंदोलन नहीं कर रहा है, कहां रह के कर रहा है? फ्रांस में। और वहां से सपोर्ट करेगा अपने लोगों को। यंग इटली के नाम से इनके ऑर्गेनाइजेशन को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कुछ रिवॉल्ट्स हुए यहां पर जिसका रोल यूनिफिकेशन को बहुत ज्यादा मिलेगा, और वो यहां इस लाइन में लिखा हुआ है, देखिए। एक फ्रांस के साथ भी रोल होगा, एक रिवॉल्ट होंगे या उनके ऊपर, और फिर एक देखोगे आप ऑस्ट्रिया के साथ, इसमें नहीं है कोई नहीं। बट इस दोनों लाइन को इसी सेंस में देखेंगे कि इटली के अंदर कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स ने क्या किया? रिवॉल्ट किया। क्यों किया? रिवॉल्ट का मतलब ही होती, क्रांति का मतलब क्या होता है? वो चेंजेस चाहते हैं, और इस समय चेंजेस का मतलब नेशनलिज्म, वो चाहते हैं डेमोक्रेसी, वो चाहते हैं लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। यही तो डिमांड है लोगों का। क्यों? क्योंकि रोम एक वैसा सेंटर है मेडिवल एरा में, जिसको डार्क एज के नाम से पढ़ाया था, याद करो। यही तो डार्क एज का सेंटर था, जहां 3 स्टेट रहते थे। 3 स्टेट मतलब 3 तरह के लोग। एक तरफ फर्स्ट स्टेट में कौन था? पोप, फादर, चर्च, उनकी भूमिका है। सेकेंड में कौन है? जो लैंडलॉर्ड्स हैं, फ्यूडल्स हैं। एक कौन सा सेंटर है जिसमें जॉब वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं। तो इस तरह के जो क्लासिफिकेशन थे सोसाइटी में, वो इटली में है। सबसे ज्यादा डार्क कंडीशन इटली में ही था मेडिवल में, ध्यान रखिएगा। जब हमने आपको बताया था कि बाइबल और चर्च ने ही पूरे दुनिया को या पूरे क्रिश्चियनिटी को अपने कब्जे में कर रखा था, कंट्रोल में कर रखा था, वही तो समय है ये। बहुत सिंपल सी बात है कि इटली के अंदर सोशल क्लासिफिकेशन है, उसी सोशल क्लासिफिकेशन के लोग इक्वलिटी की मांग कर रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ा बैरियर तो वर्ल्ड वाइड मोनार्की सिस्टम होते हैं, राजा होते हैं। राजा को रिप्लेस करना सबका सपना होता है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आम लोगों का रोल होगा, आपको भी चॉइस मिलेंगे, इलेक्शन होंगे, आप पार्टिसिपेट करोगे, आप कैंडिडेट बन सकते हो, नेशनल असेंबली बनेगा, आप उसके मेंबर बन सकते हो। नौकरी, डेमोक्रेसी में नौकरी ज्यादा होता है या फिर योग्यता के आधार पे होता है, तो आप उसके भागी बनोगे, पार्टिसिपेंट बनोगे। आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर मोदी जी डेमोक्रेटिक नेशन के प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, ये कोई मोदी डायनेस्टी को होते, तो फिर आप आईएएस की तैयारी नहीं करते। फिर आप क्या करते? आप मोदी जी के फेवर में बोल रहे होते, उनके आसपास होते, उनकी प्रशंसा करते, फिर आपको आईएएस बना दिया जाता। डेमोक्रेसी का फायदा यही समझो। मॉडर्न में तो आपने पढ़ा ही होगा कि आईसीएस किसके लिए था? यूरोपियंस के लिए, ब्रिटिश के लिए। वो तो चार्टर एक्ट 1853 में जाकर बात की गई कि भारतीयों को भी इसके लिए एलिजिबल बनाया जाए। सिविल सर्विसेज या आईसीएस किसके लिए होना चाहिए? इंडियंस के लिए भी होना चाहिए। 56 में जाके पहली बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए। 57 के बाद भारतीय लोग उसमें भाग लेना स्टार्ट किया। 1861 में जाके तो आपके पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर आईएएस बन पाए। अब देखो अंग्रेज कब से रूल कर रहा है और कब आपको आईएएस बनाया गया। इतना सिंपल सा जॉब है ना। आप कमांडर इन चीफ बनने का सोच ही नहीं सकते, वायसराय बनने का सोच ही नहीं सकते, आप आईएएस बनने का नहीं सोच सकते थे। यह है मोनार्की या फिर इंपेरियलिज्म रूल का ड्रॉबैक। पॉजिटिविटी क्या है? जब आप इक्वलिटी की बात करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगा। आपके अंदर अगर एबिलिटी है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया, झाड़ू वाले दिल्ली के चीफ मिनिस्टर बने बैठे हैं। यही तो डेमोक्रेसी है। राबड़ी देवी अंगूठा पास छाप, अनपढ़ सीएम। और बिहार नहीं, लालू यादव तो बिहार नेशनल कॉलेज के छात्र नेता थे। ऐसे बात करोगे? बहुत पढ़े लिखे हैं वो केवल दिखाते हैं कि वो अनपढ़ है, बहुत पढ़े लिखे हैं वो।
हाँ, विद्वान व्यक्ति है लालू यादव, ऐसे मत बोलो। वो बिहार नेशनल कॉलेज में छात्र नेता था और वहां से ग्रेजुएट है। ऐसा ही फाइनेंस रेलवे मिनिस्टर तक बना दिया उसको आपने। वो जानबूझ के वैसे जनता को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जो उस भाषा में बोलते हैं और वैसा ही बिहेवियर है उनका। लालू प्रसाद यादव का एक एक्ट बताता हूं जो मैंने अपने आंखों से देखा है। ये 96-98 के आसपास की बात है, जब हम स्कूल में थे तो एक रैली हुआ था हमारे यहां। उस रैली में जब लालू प्रसाद यादव आए तो कोट को सबसे अंदर पहने, उसके ऊपर कुर्ता और उसके ऊपर बनियान। और मीडिया ने पूछा ये क्या है लालू जी, तो बोला कि अब तक लोअर क्लास के लोग सबसे नीचे थे, फिर थे मिडिल क्लास, और कोट वाले सबसे अपर क्लास, सबसे टॉप पे रहते थे। मैंने उल्टा करना है, ऊपर क्लास वाले को भीतर ले जाना है अंदर, मिडिल क्लास फिर भी मिडिल में रहेंगे, और जो सबसे नीचे थे, दबे कुचले थे, बनियान वाले लोग, अंडरगारमेंट्स वाले लोग, उनको ऊपर लाएंगे। सुपरमैन ने भी तो यही किया, लाल चड्डी ऊपर से पहन लिया। सुपरमैन का भी ड्रेसिंग सेंस वही है। लालू प्रसाद यादव से ही चोरी किया है सुपरमैन ने कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट क्या था? लालू प्रसाद यादव 70% पॉपुलेशन को एक एक्ट से अपना बना लिया और इसलिए 30 साल राज किया बिहार के ऊपर। एक कॉन्सेप्ट, एक ड्रेसिंग चेंज करके, अपने सेंस को चेंज करके लोगों को ऐसा मैसेज दे दिया कि जो निम्न क्लास के लोग थे, जो अनपढ़ है, वो सब लालू के अलावा किसी को सोचा नहीं 20 साल, उसी को वोट दिया। 2 टर्म लालू प्रसाद यादव चीफ मिनिस्टर है। जब उनको कैबिनेट में मौका मिला, रेलवे मिनिस्टर बना, तो अपने वाइफ को बना दिया चीफ मिनिस्टर। फिर वहां से कैबिनेट से निकाले गए तो फिर जाके बन गए, फिर कैबिनेट में आए, फिर वाइफ को बना दिया। खेल खेला 20-30 साल तक बिहार में। तभी तो कहते हैं बिहार के। अब समझ गए मैं क्या कहना चाहूं? मैं बोलना नहीं चाह रहा यहां पे। उसके बिहार के थोड़े से ड्रॉबैक होने के पीछे इनका रोल है, क्योंकि 30 साल 25 साल तक मजे किए बिहार में इन्होंने। एक स्टेटमेंट दे दिया, जनता देखो कितना खुश होगा जो रोड पे चलने वाले हैं। अब ये ऑन कैमरा है, रिकॉर्ड है उनका। लालू यादव कहते हैं कि मैं बिहार में हेमा मालिनी के गाल जैसा चिकना रोड बनाऊंगा, क्योंकि अब तक बिहार में रोड ही नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए, लोग फैन हो जाते हैं लालू प्रसाद यादव को। वो जमाना था कि हेमा मालिनी ने केस नहीं किया, आज होते तो लालू प्रसाद के ऊपर केस हो जाता मानहानि का। अब कल्पना कीजिए क्या क्या कॉन्सेप्ट है ना? तो आ जाइए वापस। क्या कॉन्सेप्ट था लालू के पास? जनता को अपना बनाने का कॉन्सेप्ट है उसका, और यही कॉन्सेप्ट मोदी जी के पास भी है। वो आम आदमी को मिनटों में अपना बना लेते हैं, और यही वजह है कि अगली बार भी मुख्यमंत्री बनने वाले। देख लो 3 राज्य का रिजल्ट, 3 में रिजल्ट कहा हमने। राजस्थान सबसे बड़ी बात है, किला हिल गया। आपको भी स्मार्ट बनना है ऐसे ही। मायावती भी यूपी में इतने साल तक चीफ मिनिस्टर रहे, इसी तरह से जनता को अपने बातों में फंसाकर। मायावती ने भी एक ऐसा ही स्लोगन दिया था। कौन सा? देखो, मैं ऑन कैमरा इसलिए बोल देता हूं कि कम से कम आप लोग बाद में भी सुने तो आपको याद रहे रिवीजन में।
बड़े जो नेता हुए वो जनता को गुमराह करके लंबे समय तक रूल किया, पागल बना के। जैसे लालू प्रसाद ने एक स्लोगन दिया था, भूरा बाल साफ करो, भू से भूमिहार लैंडलॉर्ड, रा से राजपूत, है ना, और बी से ब्राह्मण, और ल से लाला श्रीवास्तव। इनको हटाओ तभी आप इक्वलिटी पा सकते हो बिहार में। भूरा बाल साफ करो मतलब इनको हटाओ गद्दी से, चेयर से, थ्रोन से। हाँ, अब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आपसे आपका समर्थन नहीं मांग रहा और ना ही आपका विरोध मांग रहा हूं। मायावती ने क्या कहा था पता है आपको? यूपी में मायावती ने क्या कहा था? बताओ कृष्णा, तुम्हारे यूपी की बात हो रही है? हाँ, जब कांसीराम नेता बने और मायावती उनकी शिष्या थी, और मायावती को आप अनपढ़ मत समझ लेना, डीयू के सीआई से बीएड हैं, टीचर बननी थी पहले, टीचर बनने के बाद वो राजनीति में आई। उसने भी इसी तरह का नारा दिया था यूपी में कि जो अपर क्लास के लोग हैं उसको सप्रेस करना है और नीचे वाले को ऊपर लाना है। मैं नहीं बताना चाहता, समझ रहे हो? इटली में भी यही हुआ। समझ में नहीं आया? अच्छा, ये समझ में आना चाहिए। मायावती और लालू नहीं भी समझोगे तो भी चलेगा। लालू प्रसाद यादव जी, मायावती जी को नहीं समझना है, वो मैंने केवल कॉन्सेप्ट बताया कि कैसे जनता को लोग अपना फैन बना लेते हैं। मेजनी ने यही किया, काउंट काबूर ने यही किया, गैरीबाल्डो ने यही किया। और इसका टॉप ऑफ द पिरामिड मिलेंगे आपको मुसोलिनी में, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर। मुसोलिनी नाम है इटली का, जो नेता बनेगा वो वर्ल्ड वॉर के समय अपना रोल दिखाएगा। और मेजनी का काउंटर पार्ट है कौन? सॉरी, मुसोलिनी का काउंटर पार्ट है हिटलर, फ्रांस में। हिटलर, सॉरी जर्मनी में, माफ कीजिएगा, जर्मनी में। तो हिटलर भी जनता को ठग लिया लालू प्रसाद यादव की तरह। हाँ, अरे बताऊंगा। आज मैंने सारे नेताओं को बता दिया वर्ल्ड से लेके इंडिया में कैसे जनता को अपना बना लेते हैं या अपने गोल को फुलफिल करवाते हैं। हाँ, क्लास के बाद बताऊंगा, क्योंकि आप यूपी में आपको बुरा लग जाएगा, यूपी से है ना, इसलिए। फिलहाल आप में से ज्यादातर लोग यूपी से ही हैं, मुझे लगता है 60%। ये इनको देखो, इनको देखो, इनको देखो, वो कृष्णा रहा, पीछे काव्या भी है। अच्छा, काव्या हरियाणा से है, दिल्ली से ही हो? कहां से बैठा है? पानीपत से। चलिए यहां ध्यान दीजिए। प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे एकीकृत हुआ इटली? यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सो सबसे पहला पॉइंट क्या है? द यूनिफिकेशन ऑफ इटली वॉज स्टार्टेड इन 1815। वही कार्बोनरी की घटना से, कार्बोनरी की घटना होगी, उसमें किसका रोल होगा? मेजनी का रोल होगा। मेजनी एक रिवॉल्यूशनरी है, एक अटैक होगा, फिर देखेंगे। यहीं से आप देखोगे वियना कांग्रेस का जो पीछे रोल बताया था। इसके अलावा मैंने आपको रोम में जो कुछ चीजें कल्चरल बेसिस पे, डाइवर्सिटी के बेसिस पे दिखाया था, वो सब था उसके प्रोसेस की वजह से। फिर यहां आप दो बड़े स्टेप्स में इसको डिवाइड कर सकते हो इस प्रोसेस को। एक में यह कि सभी एक हुए, और सेकेंड स्टेप में क्या देखोगे कि इन्होंने अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट बना लिया। लेकिन स्टेप 1 के 5 स्टेज है, स्टेप 1 के
5 स्टेज है और वही आपको यहां स्टेजेस देखने को मिलता है। तो इस पूरे प्रोसेस को, यूनिफिकेशन को, प्रोसेस को हमने कितने टाइम पीरियड में डिवाइड किया है? तो पहला कहां से कहां? हालांकि आपको बहुत सारे किताबों में यह डेटा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, सीधे क्या लिखा होगा? नो, अप टू 1850 एडी, यानी ये स्टार्टिंग वाला लिखेंगे ही नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा क्लियरिटी नहीं है। 1832 के आसपास इटली में एक प्रॉपर रेवोल्यूशन हो रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफिकेशन, कि हम एक हो। तो 1815 और 1832 में कितने साल का डिफरेंस हो गया, इसलिए एक कंफ्लिक्ट हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ये डेटा नहीं लिखते हैं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट तो मिले कि अगर यूनिफिकेशन के प्रक्रिया को देखें तो कहां से देख सकते हैं। तो वो डेटा होगा कहां से कहां तक? 1815 टू 1850 तक। बट ये डेटा कंप्लीट है, अपने आप में ये कंप्लीट है। इस फेज में जो भी हुआ वो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल स्टेज 2 का टाइमलाइन देखिए। 1850 टू 59 कितने ईयर्स हुए? 9 ईयर्स। तीसरे का देख लो, 1 साल का है, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा है, मंथ्स का डिफरेंस है। फिर देखोगे 6 साल का है, फ्रॉम 1860 टू 66, एंड लास्ट स्टेज 66 टू 71। हाँ, पहले फेज में किसका रोल है बताइए? पहले फेज में किसका रोल है? तो आपको बताना है 2 संस्था। कौन कौन सा? कार्बोनरी एंड यंग इटली। और अगर किसी नेता का नाम, तो केवल और केवल यंग इटली के संस्थापक मैजिनी। फेज 1 में केवल इनको याद रखना है, ठीक है? हाँ, फिर भी इसको आप अगले पेज पे, इसको मैं अच्छे से दिखा रहा हूं, यहीं से देखो, यहां पूरा देखो। हाँ, यहां पे गैरीवाल्डो का रोल भी देखने को मिलेगा। एक और नाम आएगा इसमें, किसका बताओ? एक नाम और, काउंट काबूर। हाँ, फिलहाल यहां पर कुछ सम्राटों का नाम है, विक्टर इमैनुअल II। इनके ही क्या थे ये? फाइनेंस मिनिस्टर। काबूर क्या थे? फाइनेंस मिनिस्टर। और बाद में ये इतने फेमस हो गए क्योंकि काबूर ने इंटरनेशनल एक्टिविटीज के अंदर क्या हुआ? अपना रोल प्ले किया। जैसे मैं फैक्चुअल बताता हूं, पहले कॉन्सेप्ट यह है कि कैसे काउंट काबूर एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में अपने आप को स्टैब्लिश्ड किया। यहां पर हो रहे थे कि युद्ध, अ बैटल बिटवीन टर्की एंड रसिया। तुर्की एवं रूस के बीच में एक युद्ध हो रहा था, बैटल ऑफ क्रीमिया। कौन सा? क्रीमिया का युद्ध। क्रीमिया का युद्ध किसके किसके बीच में? इटली एवं तुर्की एवं रशिया के बीच में। टर्की वर्सेस रशिया। यूरोपियंस इसको कहीं ना कहीं रिलीजियस वॉर बनाने का प्रयास कर रहे थे और सारे क्रिश्चियन एक तरफ हो गए। इसी समय काउंट काबूर ने भी अपने आप को इस क्रीमिया के बैटल में यूं ही रोल प्ले किया कि मैं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के घटनाओं में भाग लूंगा एज अ प्राइम मिनिस्टर। किस राजा का? विक्टर इमैनुअल का। यहां से काउंट काबूर का फेस इटली में तो फेमस हुआ ही हुआ, जो नेबर कंट्री है जैसे ऑस्ट्रिया, फ्रांस, स्पेन और स्विट्जरलैंड, जर्मनी ऑल्सो, इन सभी के लोगों ने किसको जाना? काउंट काबूर को। और काउंट काबूर आगे जाकर देखोगे तो जो फेजेस बढ़ेंगे उसमें
ये इंटरनली लोगों को लिंक करेंगे, सिसिली जाएंगे, वहां के लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे कि हमें क्या चाहिए। और सबसे लास्ट में रोम सबसे लास्ट में इनके कब्जे में आएगा। यानी यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा हर्डल बाद में रोम ही बनता है, क्योंकि रोम कहता है कि मुझे तो स्वतंत्र रहना है विश्व में, क्योंकि मैं देश नहीं हूं, मैं तो पूरे विश्व के धर्म का, क्रिश्चियन का क्या हूं, सेंटर। यहां तो कोई भी आ सकता है ना, इसलिए इसको, जैसे हम दिल्ली को क्या मानते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, क्या बोलते हैं, एनसीआर। हमारा कंसर्न यहां पे दिल्ली बताना नहीं था, एनसीआर बताना नहीं था। मेरा कहने का मतलब है रोम वाले अपने आप को इटली के अंदर एक देश का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमें इंटरनेशनल प्लेस रहने दो, क्योंकि वहां के लोगों का हित है इसमें। किसका, पोप का, या फिर उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनका। सो इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे आगे 1852 में काउंट काबूर का रोल यहां पर सबसे मेजर हो जाता है। मैंने बताया कैसे ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और कैसे पॉलिटिकल निगोशिएशन के बाद, पॉलिटिकल निगोशिएशन का मतलब राजनीतिक रूप से सामने वाले को अपने फेवर में करना, उसको मनाना, अपने पक्ष में करना। निगोशिएशन का मतलब होता है समझौता करना। जैसे हम कहते हैं ना कि निगोशिएट करके पॉलिटिकली लीड लिया जा सकता है किसी के ऊपर, इमोशनली, भावनात्मक रूप से भी आप किसी को निगोशिएट करके अपना काम निकाल सकते हो। मैं काम निकालने की बात कर रहा हूं यहां पर। ये पॉलिटिकली निगोशिएट करके अपना काम निकालने का प्रयास कौन कर रहा है, ये जो प्राइम मिनिस्टर है। कहां का, पीडमोंट एंड सर्डिनिया। मैप में याद है, पीडमोंट एंड सर्डिनिया। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था एक फैक्ट, मैं फिर से बता दूं आपको। इटली के एकीकरण में अगर आपसे पूछे कि किसका रोल है, तो आप किसका बताओगे, पीडमोंट एंड सर्डिनिया। ये इसका ही हिस्सा है। पूरे इटली को एक करने में अगर किसी का रोल है तो किसका है, पीडमोंट एंड सर्डिनिया। इसी का तो राजा था जिसका नाम इमैनुअल, देखा आपने। इनके ही तो प्राइम मिनिस्टर इंटरनेशनल फेस क्रिएट किया आपने इटली का अपना, और इससे इटली का क्या होगा, एकीकरण होगा। और रोम डिस्टर्बिंग एलिमेंट है इसमें। ये देखो रोम, देखो नीचे अफ्रीका दिख रहा है, दिख रहा है अफ्रीका, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया। यहां पे इस तरफ थोड़े से जाओगे नीचे तो इजिप्ट होगा, ट्यूनीसिया होगा, इजिप्ट होगा। कहां थे हम लोग, हाँ, अब अगला पॉइंट देखिए। इनका रोल फ्रांस के साथ भी अपने आप को कोऑर्डिनेट करने के रूप में यहां देखा जा सकता है। मैंने आज एक, जब इसके सपोर्टिव एलिमेंट्स देख रहे थे उस समय हमने बताया था नेपोलियन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इटली कॉन्कर्ड बाय नेपोलियन। तो नेपोलियन के फ्रांस के साथ इनका स्वाभाविक रूप से, फ्रांस इनके सुपरमेसी में है, सॉरी क्या कहोगे, इटली इनके सुपरमेसी में है। तो उनसे निगोशिएट किए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे मान लीजिए इस समय मोदी जी का मतलब भारत या सब कुछ। अब जो भी मिनिस्टर्स हैं या जो भी आगे बढ़ना चाहता है, वो सबसे पहले उनका काम यही होगा कि मोदी जी के साथ निगोशिएट करें, उनको खुश करने का प्रयास करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। जितने भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं राज्यों में, पहले भी बने और अब भी बनेंगे, वो कौन बनेंगे, क्या फेमस नेता वहां का ना, जिसको चाहेंगे बाबा, सफेद दाढ़ी वाले बाबा, और कौन, मोटा भाई का बहुत ज्यादा नहीं चलता, पर ठीक है, उनसे
चाणक्य से कौन पूछता है केवल, मानता कौन है? उसको आप चाणक्य कहते हो ना, बट कह देना ये सब ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है। चाणक्य से तुलना कर दिया लोगों ने मोटा भाई का। अरे वित्त होम मिनिस्टर अमित शाह जी, आप लोग कहां भटक रहे हो? उसने मोटा भाई कहा। उनको लोग मोटा भाई कहते हैं क्योंकि गुजरात में बड़े भाई को मोटा भाई कहा जाता है। मोटा भाई का मतलब मोटा नहीं। हाँ, अमित शाह जी को लोग मोटा भाई भी कह देते हैं, और कुछ लोग उनको इंपोज कर रहे हैं एज अ चाणक्य। किनके चाणक्य? मोदी जी के चाणक्य। मोदी जी को चंद्रगुप्त और उनको चाणक्य, और ऐसा माना है राहुल। तो किसने कहा ऐसा? गोदी मीडिया कहती है। कौन कहती है? गोदी मीडिया। क्या क्या टर्म झेलने पड़ते हैं आपको? गोदी मीडिया। गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है पता है ना? हाँ, इस समय भारत में एक कॉन्सेप्ट है, हमारे जो जर्नलिज्म है, पत्रकारिता है, उसमें ज्यादातर मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट, क्या कह रहा हूं? मीडिया कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी जो मीडिया के लोग हैं वो न्यूट्रल तरीके से निष्पक्ष खबरों को प्रकाशित नहीं करते या प्रसारित नहीं करते, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, समाचार पत्र हो या टीवी पे जो समाचार चैनल्स है। ये एक नया ट्रेंड है कि जो गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं उनके समर्थन में ही वो न्यूज अनाउंस करते हैं या लिखते हैं या फिर उसको ब्रॉडकास्ट करते हैं। अगर मीडिया न्यूट्रल तरीके से समाचार को ना प्रकाशित करे या उसको ब्रॉडकास्ट ना करे, ऐसे लोग जो उनसे प्रभावित हो, किससे? सत्ता से, पावर से, वैसे लोगों के लिए रवीश कुमार ने एक शब्द दिया, गोदी मीडिया, जो स्पोक पर्सन की तरह काम करे। मोदी जी या जो भी इस समय सरकार है, बीजेपी गवर्नमेंट, उनके प्रवक्ता के रूप में मीडिया का रोल होना ही गोदी मीडिया के सेंस में एक व्यक्ति ने बताया, और उसको आजकल सब मान रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है, 100% सही नहीं है तो कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। ज्यादातर समाचार पत्र क्या कर रहे हैं इस समय, खास करके, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो हाईजैक कर लिया जाऊंगा मैं ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया तो फिर भी ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो बीजेपी या हमारे गवर्नमेंट के सिर्फ पॉजिटिव चीजों को ही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, और बाकी सबके काम को नेगेटिव, चाहे कितना भी सही या गलत हो। ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट को हमने एक नाम दे दिया है गोदी मीडिया। जबकि मीडिया का रोल क्या है? रोल ऑफ मीडिया क्या है? रोल ऑफ मीडिया है कि वो हमारे डेमोक्रेसी के 4 पिलर के रूप में काम करे। जनरली मीडिया कंसीडर एज 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 तो आपके पास है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, ये 3 है। चौथा क्या है? मीडिया। अब मीडिया अगर निष्पक्ष ना रहे, फ्री एंड फेयर काम ना करे, तो फिर डेमोक्रेसी का हालात क्या होगा? मीडिया का रोल क्या है? एक्सप्रेस द डिमांड्स ऑफ पब्लिक और हाईलाइट द रियल सिनारियो ऑफ पब्लिक डोमेन्स।
लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो मांग है, उसको उठाना ही तो मीडिया का रोल है। तो मीडिया का रोल आप क्या कह रहे हो, इस समय कम दिखता है। जैसे मोदी जी कभी भी पब्लिक डोमेन में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, जहां ओपन पत्रकार आए और उनसे प्रश्न पूछे। वो केवल 2 बार मीडिया के सामने आए, एक बार अक्षय कुमार के सामने और एक बार सुधीर कुमार चौधरी जी के सामने। और बस उन दोनों में ऐसा लगा जैसे एक बातें हो रही हैं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई उस तरह का काउंटर क्वेश्चन नहीं कि आपने जनता के लिए क्या किया। ऐसा नहीं, आपने जनता के लिए बहुत कुछ किया, आप ऐसा कैसे कर लेते हैं? हाँ, आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं या चूसते हैं? ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ गोदी मीडिया। आप इसको लैप मीडिया मत कह देना। अरे एक शब्द में कहूं तो सरकार के गोद में बैठी हुई मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, बस खत्म। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है रवीश कुमार ने, जो एनडीटीवी के पहले पूर्व पत्रकार थे, पूर्व प्रवक्ता थे। अब उनको नौकरी से निकाल दिया। अब बेचारे यूट्यूब पे अपना चैनल बना के अपने घर से प्रकाशित करते हैं, चीजों को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि एनडीटीवी को खरीद लिया किसने? अडानी साहब ने। यह बताता है कि आपका न्यूज़पेपर, समाचार पत्र से कोई लेना देना नहीं है बच्चे। आप सभी लोग अवेयरनेस से कोसों दूर हैं कि आपको यह सब भी जानना है। करंट अफेयर्स बिना पढ़े यूपीएससी क्वालिफाई करने का सपना देख रहे हो तो यह दिवा स्वप्न है। मीन्स एक सपना होता है रात में सोते समय देखते हैं, और एक सपना देख रहे हैं खुली आंखों से, इसको दिवा स्वप्न बोलते हैं। रात वाले सपना पूरा होने की संभावना तो कुछ % है भी, दिवा स्वप्न को कंप्लीट होने की कोई गुंजाइश नहीं है अगर आपने काम नहीं किया। मैं लास्ट टाइम भी ऑफिस में आप सभी को समझाया था कि आपके हाथ में रोजाना एक न्यूज़पेपर आ जाने चाहिए, कोचिंग आने से पहले ही उसको 1 घंटा पढ़ के आइए। आप कोई नहीं कर रहे हो। बताओ मुझे क्या क्या बताना पड़ रहा है आपको? मैं इटली का एकीकरण बताऊं कि गोदी मीडिया बताओ? मेरा रोल क्या है यहां? इटली का एकीकरण बताना। आप मुझसे पढ़ क्या रहे हो? और लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट्स। हालांकि ये सब कुछ आपको जानना है, बिना जाने आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इंटरप्रेटर बनना है, आपको तोता नहीं बनना। तोता समझते हैं ना? रोट लर्निंग करने नहीं आए हो आप कि मैंने जो बताया उसी को रट्टा मार जाना है। ठीक है साक्षी? साक्षी ना? हाँ। दिव्या आजकल कुछ नहीं बोल रही है, क्या हुआ दिव्या? बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, आगे आओ। अभी मैंने इटली के एकीकरण में 3 नेता का नाम बताया था, जरा बताना। कृष्णा, 3 नेता का नाम मैंने नेता पूछा है और आपने बता दिया लेखक का नाम। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ। आप सबसे सीनियर है इस क्लास में एज के अकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा आपको सीनियरिटी दिखाना है। आप तो बच्चों वाले हरकत करने लगते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। क्लासरूम में नहीं, क्लास के बाद मेरे साथ चलो, मैं मस्ती कराऊंगा आपको क्लास के बाद। मुखर्जी नगर में चाय पिलाऊंगा, समोसे खिलाऊंगा। थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए और मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। न्यूज़पेपर सबके, अच्छा कितने लोगों के घर आते हैं न्यूज़पेपर? हाथ उठाना अब तक रेगुलर बेसिस पे। जैसे आपके पापा पढ़ते हो, भैया पढ़ते हो,
मम्मी पढ़ती हो, किसी के घर नहीं। तो मम्मी पापा को कन्विंस करो कि आप एक न्यूज़पेपर घर पे मंगवाओ। मेरे एक सर थे जिनसे मैंने यूपीएससी का ABCD सीखा, जो मुझे इस फील्ड में लाए। उनका कहना था कि बच्चे पैदा हो उनके हाथ में न्यूज़पेपर होना चाहिए, मींस जब से वो पढ़ना स्टार्ट करें न्यूज़पेपर होना चाहिए उसके पास, और बच्चों को पढ़ने आना चाहिए न्यूज़पेपर। आप सोचिए, आप यहां तक कोचिंग तक आ गए और आप न्यूज़पेपर अभी नहीं पढ़ते हैं, कैसे होगा? एक ने हाथ उठाया, वो भी मैं जानता हूं कि दिल्ली में ये लेता होगा, घर पे तो नहीं आता होगा। आता है? चलिए, आता है तो अच्छी बात है। आज से सबके घर न्यूज़पेपर आना चाहिए। हॉस्टल में रहते हैं तो भी आना चाहिए, मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो भी आना चाहिए। आपको ये मान के चलना है कि ये आपके इन्वेस्टमेंट ऑफ नॉलेज है। ये मत समझिए कि न्यूज़पेपर केवल राजनीति के लिए पढ़ा जाता है। और मैं एक दिन आप लोगों को न्यूज़पेपर पढ़ना भी सिखाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है उसमें, क्या क्या टॉपिक्स उसमें रखे जाते हैं। क्योंकि आप तो सबसे पहले पढ़ोगे कौन सा? फिल्मी दुनिया, फिर क्रिकेट वाली दुनिया, फिर पढ़ोगे जिसमें आपके जॉडिएक न्यूज आते हैं, राशि चक्र, आज आर्थिक लाभ होगा, विदेश यात्रा का संयोग बनता है, प्रेम प्रसंग बढ़ने की संभावना है ना, संबंध टूट भी सकती है ना। आज के शुभ कपड़े का रंग है पीला, तो आप वही पहन के निकल लेते हैं, जैसे लगता है कि होने ही वाला है। न्यूज़पेपर में ये सब देखना भी नहीं है आपको अपने न्यूज़पेपर के पूरे टाइम का 50% केवल एक पेज पर देना है, जिसको बोलते हैं एडिटोरियल पेज, संपादकीय पृष्ठ। और बाकी इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले पेज पे, इकोनॉमी वाले पेज पे, फ्रंट पेज पर जो मेजर घटनाएं हैं उसको अपडेट हो जाना है। जैसे कितने राज्यों में चुनाव हुआ, फर्स्ट पेज पे रिजल्ट आया है, फर्स्ट पेज पे कहां कहां चुनाव हुआ, किन की सरकार बनी, है ना, इलेक्शन कमीशन के रोल उसमें क्या हुए, कौन इस समय चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कौन उसमें अदर लोग हैं। अब ये सब किताब में और पॉलिटी वाले सर के भरोसे बैठे रहोगे तो सर बता भी देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा या याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर न्यूज़पेपर रीड करोगे तो ये सब सर बताएंगे, उस समय आपको पहले से पता होगा, फिर सोचो कितना मजा आएगा आपको पढ़ने में, है ना। अब अभी मैंने एक बैटल की बात की थी, क्रीमिया। कितने लोग क्रीमिया युद्ध के बारे में जानते हैं? बट ये क्रीमिया वगैरह कोई नई युद्ध नहीं है, यहां हमेशा कोई ना कोई स्ट्रगल बैटल होता रहता है। यूक्रेन वॉर उसी के पड़ोस में तो है, वो तब से फंसा हुआ है मसला। 2014 में भी हुआ है क्रीमिया का युद्ध। ये सब ऐसे, जैसे इजराइल में जब देखो तब युद्ध हो जाता है। IR का विषय है ये सब, इंटरनेशनल रिलेशन में ये सब आपको पढ़ना है। क्या हुआ? कम से कम इस समय जो हुआ हो तो याद रखना ही आपको, ड्यूरिंग यूनिफिकेशन ऑफ इटली। थोड़ा सा आप लोग अवेयर हो जाइए, आप लोग अब बच्चे नहीं रहे। बच्चे का मतलब होता है 18 साल से नीचे, आप 18 से ऊपर के हो सभी। कुछ तो 25 क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी बचपना। अरे मैं तो हूं ही। आप लोगों को मैंने वैदिक एज में पढ़ाया था, वैदिक कल्चर में, कि हमारे अलग अलग एज का अलग अलग रोल है। 8 साल से 25 साल तक ही आपको पढ़ाई करना है, यही पढ़ने का उम्र है, इसके बाद पढ़ने का उम्र नहीं है। और ये बहुत टेक्निकली फिट है। 25 साल के बाद आपके पास इतने सारे बैरियर्स क्रिएट हो जाएंगे आपके लाइफ में, आपके सोच पढ़ते पढ़ते कभी चला जाएगा कि शादी होगी कि नहीं, फिर आएगा कि कलेक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो क्या होगा। 25 साल तक ऐसे ख्याल नहीं आते।
30 के बाद तो आप ये सोचेंगे कि बचवा का एडमिशन कहां कराए, किस स्कूल में पढ़ाए, पत्नी आज नौलखा हार मांगी है कहां से दे, ये सब क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा एज क्रॉस करने के साथ। तो 25 से 50 का जो एज है वो एज ऑफ लर्निंग नहीं है, एज ऑफ अर्निंग है। आप 25 साल के बाद भी अगर पढ़ रहे हैं इसका मतलब आप गलत कर रहे हो। तो पढ़ने का एज क्या है? प्रॉपर 25। और साइंस ने प्रूव किया है कि जो आपकी ब्रेन कैपेसिटी, क्रैनियल कैपेसिटी है, वो 25 साल से 30 साल के रेंज में जाके स्टेबल हो जाता है, उसके बाद वो डिक्लाइन हो जाता है। आपके मेमोरी पावर कम हो जाएंगे, जैसे मैं कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूं, ये एज का फर्क है। आप अपने दादा दादी, नाना नानी को देखा है, कुछ भी याद नहीं रहता, कल की बातें याद नहीं रहती। क्यों? 30 साल के बाद आपके जो मेमोरी पावर है और बाकी कैपेसिटी वो धीरे धीरे कम हो जाता है। 22 साल के आसपास, 25 साल के आसपास जो ठीक से आप पढ़ेंगे वो आपको समझ में आएगा। 18 से पहले तो आप बस यूं ही पढ़ते हैं मस्ती के लिए। बट आप जिस एज में है, विशेष रूप से 22 से 25 वाले बच्चे, प्लीज सिंसियर हो जाओ। 25 के बाद पढ़ाई करने का नहीं होता। चलो 28 बढ़ा के कर दिया हमने, क्योंकि वो एंशिएंट में था 25 तक, मॉडर्न में मैंने उसको 28 कर लिया। 30 तो अभी भी मैं नहीं मानता कि 30 तक आप पढ़ाई कीजिए, कहीं ना कहीं आप सेटल्ड हो जाइए। भले यूपीएससी का अटेम्प्ट 32 तक है या SC ST का 40 साल तक है, बट आप वहां तक पढ़ोगे तो देश को कब अपना योगदान दोगे, सब कब करोगे नेशन को? आप गैरिवाल्डो कैसे बनोगे? कैसे बनोगे आप? तो पढ़ने का एज ऑफ लर्निंग अप टू 25 ही है हमारे शास्त्रों में, ऋग्वेद में लिखा हुआ है। पढ़ने का एज क्या है? 8 वर्ष से 25 वर्ष तक, 25 वर्ष तक ओवरऑल। 18 तक तो स्कूली एजुकेशन है, 18 से 25 तक आपके जॉब के लिए एजुकेशन है। हायर एजुकेशन यही भी कहता है कि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद आप कहां जाते हो, आपका पर्पस हो जाना चाहिए उसके बाद कि आपके गोल के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, पोएट, तो आप लिटरेचर पढ़िए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आप विज्ञान पढ़िए। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कॉमर्स पढ़िए, सबका एक फील्ड है, इकोनॉमिक्स पढ़िए। इतिहास भी एक विषय है, ह्यूमैनिटी पढ़िए, फिर उसके लिए सोशियोलॉजी पढ़िए, फिलॉसफी पढ़िए। तो आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को समझिए, मौज मस्ती का एज नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एज ऑफ प्यूरिटी कहा गया है ब्रह्मचर्य एज को। ब्रह्मचर्य का मतलब ही शिक्षा का एज होता है। तो बाकी चीजों से अपने आप को हटाओ, पढ़ाई पे फोकस कराओ, ठीक है? और बहुत गोल्डन एज में आप लोग आए हो। 22 साल के आसपास जितने भी बच्चे हो, ध्यान से सुनना है। आपके लिए अब वो स्टेज आ गया है जहां से आपको दौड़ना है, चलने वाले एज में नहीं हो। 20 साल के बच्चे को चलना है, मीन्स आराम से पढ़ना है। आज नहीं पढ़ा तो कोई नहीं, कल पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होगा। 22 साल के जो भी हो चुके हो, आज का काम, आज का टास्क आज ही। और 25 से ऊपर वाले तो कल का टास्क आज ही करके जाना है आपको, यानी कल जो होने वाला है आज कर लीजिए। ध्यान से समझ के फॉलो करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी है आपके लिए, मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए हम वापस आते हैं। नहीं तो कम्युनिकेट कैसे करोगे, जानोगे कैसे दुनिया को? आप हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे बिना न्यूज़पेपर का। आप इनकम्प्लीट हैं, ठीक? आइए, तो काउंट काबूर के बारे में आपने क्या देखा? ये इटली का प्राइम मिनिस्टर बनता है। इटली का प्राइम मिनिस्टर कहना ठीक नहीं है, पीडमोंट एंड सर्डिनिया का प्राइम मिनिस्टर है। और अपने इसी रीजिम में, अपने इसी शासनकाल में, यानी प्राइम मिनिस्टर के शासनकाल में, ये जर्मनी के क्या बोलते हैं, एकीकरण के एक्सीलेटर को दबा दिया। मींस अब गाड़ी चल निकली। अब यहां से केवल उसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन देना है, तुरंत प्रदान करना है। कितना फास्ट कर सकते हो आप?
अब आगे आने वाले नेता इसको आगे बढ़ाएंगे। तो काउंट काबूर का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब आप देख लीजिएगा, इसमें अब कोई फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। इसमें कुछ रोल वेनेशिया का है, नेपोलियन के साथ मिलकर। नेपोलियन थर्ड आ जाता है इस समय, वो नेपोलियन वॉर वाला नहीं है, नेपोलियन थर्ड उसी सेंस में है, उसी कंटिन्यूटी में है। फिर आप देखोगे यहां पर ऑस्ट्रियन फ्रैंको यानी फ्रांस वॉर होता है। इस वॉर में भी इटली के कुछ रोल है, और इन दोनों से ही तो इनको अपना अपना एरिया वापस लेना था। याद आया? ऑस्ट्रिया से और फ्रांस से, इन्हीं दोनों से तो अपना एरिया इनको वापस लेना है। इसी समय आप देखोगे कि ऑस्ट्रिया वाले चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया ने एक प्रोग्रेसिव अप्रोच के साथ, प्रोग्रेसिव कह रहा हूं, एग्रेसिव अप्रोच के साथ इटली के ऊपर आक्रमण कर दिया। किस पे? पीडमोंट पे। ये उनकी भयंकर गलती थी। किनकी? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया अटैक ऑन पीडमोंट, एंड रिजल्ट क्या हुआ? हार गया। ऑस्ट्रिया हार गया युद्ध। अब ऑस्ट्रिया के हारते ही इटली के जो लोग हैं, जो नेता है, जो यहां के पार्टिसिपेंट है, उनमें जो एनर्जी आया आप कल्पना नहीं कर सकते। वो यूनिफिकेशन को करके ही मानेगा आप। और ऑस्ट्रिया का इटली में हारना, उनका डिफीट होना, केवल ऑस्ट्रिया की हार नहीं थी, फ्रांस की भी हार है, क्योंकि फ्रांस को भी अब खाली करना पड़ेगा। और इटली ने इस वॉर में, पीडमोंट के युद्ध में, जब ऑस्ट्रिया का अटैक हुआ था तो पीडमोंट तो सेफ रखा ही रखा, उनसे उनका एक एरिया जो लोम्बार्डी है, लोम्बार्डी छीन लिया ऑस्ट्रिया से। अब उनके पास केवल और केवल वेनेशिया, जिसको हमने वेनिस के नाम से एक कोस्ट के रूप में दिखाया था, वो बचेगा। बट दो में से एक एरिया ऑस्ट्रिया से इटली वाले को कब मिल गया? जब ऑस्ट्रिया ने ही इनके ऊपर युद्ध किया। देखो, कई बार आप फायदे के लिए कोई कदम उठाते हो और घाटे में आ जाते हो, और इटली को यह लाभ हुआ। ऑस्ट्रिया के युद्ध का लाभ इटली को हुआ, क्योंकि वो युद्ध हार गए। बट युद्ध डिफेंड करना भी तो आना चाहिए। इटली वालों ने कम से कम अपने आप को डिफेंड तो किया ऑस्ट्रिया से। बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसा डिफाइन करते हैं कि ऑस्ट्रिया की हार पूरे यूरोप के जियोपॉलिटिकल सिनारियो को चेंज कर दिया, क्योंकि ऑस्ट्रिया को क्या मानते थे? पंच, सरपंच, नेता, मुखिया। पिछले क्लासों में कई बार हमने ये बात डिस्कस किया है, और आज ही मैप में दिखाया था कि ऑस्ट्रिया का मैप कितना विशाल था, कितना लार्ज स्केल पे ऑस्ट्रिया रूल कर रहा है। इवन जर्मनी के बहुत सारे एरिया इनके कब्जे में था, ऑस्ट्रिया के कब्जे में। पिछले क्लास में यूनिफिकेशन के समय बताया था। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया इटली में युद्ध क्या हुआ? लूज कर गया। और यही एक एडवांटेज है किसको? इटली को। और इसी एडवांटेज का फायदा उठाते हुए अब ये लोग कहां पहुंचेंगे? रेस्ट पार्ट में। ये देखिए, अब यहां इस फैक्ट को आप देखिए कि एक और इंसिडेंट हो रहा है इटली में, और वो क्या हो रहा है? इमैनुअल सेकेंड यहां का नया राजा बन रहा है। इनके फादर किसी वजह से रिजाइन कर दिया। वजह भी बता देता हूं, ऐसे आपको लगेगा कि पता नहीं क्या हुआ। एक्चुअली एक बार इटली ने भी ऑस्ट्रिया के साथ एक बैटल प्लान किया था, और इनको वापस आना पड़ा, कुछ भी नहीं मिला। तो राजा को लगा कि अब मेरा जो सम्मान है, जो मेरा अब तक का जो स्टेटस है इटली में, वो अब लोगों में नहीं रहेगा। तो कहा कि मैं रिजाइन करता हूं, मेरे बदले मेरा बेटा मेरा सक्सेसर बनेगा। तो अपने फादर को रिप्लेस करके ही इमैनुअल सेकेंड यहां पर क्या बनता है? राजा बनता है। और इन्हीं के समय में आप देखोगे तो गैरीवाल्डी आ जाएगा, और यहां से रेड शर्ट आर्मी मूवमेंट गैरीवाल्डी चलाएगा।
रेड शर्ट मूवमेंट का मतलब समझते हैं? इनका जो वॉलेंटियर होगा वो लाल रंग के कपड़े पहनेंगे, तो रेड शर्ट आर्मी कहते हैं उसको। और ये सब गैरिबाल्डी के सपोर्टर्स हैं। अब यही रेड शर्ट मूवमेंट इटली के इंटरनल पार्ट को एक करने के लिए अलग अलग एरिया में जाएंगे, लोगों को कम्युनिकेट करेंगे, जो मान गया उनको एसोसिएट कर लेंगे, जो नहीं मानेगा उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जबरदस्ती छीन लेंगे, अपने राज्य में मिलाते चले जाएंगे। और इसी प्रोसेस से वो जाते हैं सिसिली। गैरिबाल्डी कहां जाते हैं? सिसिली। और सिसिली के ऊपर कई तरह के एक्टिविटी के साथ सिसिली को मिलाते हैं, फिर ऊपर की ओर बढ़ते हैं और रोम पहुंच जाते हैं। और फाइनली रोम को 1871 में जब रोम के लोग ये एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है अब इटली में हमें मिल जाना है, तब इटली का एकीकरण कंप्लीट माना गया। इसको पढ़ लीजिएगा घर जाके, ये मैं आज ही दिलवा दूंगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ये कंप्लीट है। फाइनली आप देखते हैं कि इटली का जो एकीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है और जो 7 छोटे छोटे टुकड़ों में इटली था वो एक हो गया। और पूरे इटली का कैपिटल क्या बना? रोम। क्यों बना? क्योंकि वो पहले से ही पॉलिटिकली कल्चरली एडवांस है, धर्म का केंद्र है, वहां राजा थे, पहले से क्लासिकल कल्चर है वहां। सो रोम को इटली का क्या बना दिया गया? राजधानी, कैपिटल ऑफ इटली। कब कंप्लीट होता है इनका यूनिफिकेशन? 1871 में। कब स्टार्ट हुआ? 15 से। लेकिन फर्स्ट स्टेप उसका 50 तक है, अप टू 50 तक है। सेकेंड स्टेप को भी याद रखिएगा, इतना डीप आपको जाना नहीं है, लेकिन ये याद रहेगा तभी तो इसमें से क्रीम निकाल पाओगे और तब एक क्वेश्चन बनेगा। 250, यहां तो 2000 वर्ड है, इसमें से आपको 200, 250 या 150 के आसपास ही तो लिखना होता है। अच्छा, कभी भी इटली के एकीकरण पे फ्लैट क्वेश्चन नहीं आया है, वो आएंगे कनेक्ट करके। किसके साथ? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। अब क्या लिखोगे इसमें? यही 3-4 लोगों का रोल बता देना है, पिडमॉन्ट एंड सर्डिनिया का रोल बता देना है, उसके राजा का रोल बता देना है, और यंग इटली से आते आते गैरिबाल्डी तक के आपको 3 नेता का नाम बता देना है। जो इसके सपोर्टिव एलिमेंट्स है उसमें से 8 थे, उसमें से 3, 4, 5 लिख देंगे, आपके काम कंप्लीट हो जाएंगे। जरूरी नहीं है कि 8 के 8 आपको याद रहे, है ना, जो हमने आज देखा। तो इसको आज यहीं रहने देते हैं, अगले क्लास में अगले क्लास में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, सबसे इनोवेटिव टॉपिक। और फ्रेंच रेवोल्यूशन तो यूं मान लो कि इसको तो उसे भी पढ़ाया जाना चाहिए जो अनपढ़ है, ताकि उनको कुछ सीखने को मिले। एक अच्छे पर्सनालिटी बनाने के लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन सबको पढ़ा दिया जाना चाहिए। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मिस नहीं करेगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन को आप वर्ल्ड हिस्ट्री का आप क्या कह सकते हो? स्केलेटन कह सकते हो, रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, स्केलेटन है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। क्यों है? क्योंकि कुछ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, दे डू नॉट मेंबर्स इलेक्ट